क्लास में सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों का पुनः एक बार स्वागत। आज हम लोग कक्षा छठी के भूगोल पाठ 3 भूगोलक मानचित्र तुलना और क्षेत्र भ्रमण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, भूगोलक पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं किस प्रकार बनाई जाती हैं तथा उसके आधार पर स्थान निर्धारण कैसे होता है, यह हमने सीखा है। अब हम पाठ्य पुस्तक के अनुसार उसमें दिए गए विषय वस्तु के अनुसार अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में चैप्टर 3 में मानचित्र दिखाया गया है, जिसमें संसार का मानचित्र दिया गया है, साथ ही भारत का मानचित्र है और भूगोलक भी दर्शाया गया है। इन मानचित्रों और भूगोलक के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। हम इन प्रश्नों के उत्तर पाठ को समझते हुए आगे देंगे। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि दिए गए साधन में कौन सा साधन समतल है और कौन सा साधन गोल है। समतल साधन को क्या कहते हैं और गोल साधन को क्या कहते हैं। आपके स्क्रीन पे जो मानचित्र दिया गया है, यह पृथ्वी का समतल साधन है और इसमें जो भूगोलक दिया गया है, यह पृथ्वी का गोल साधन है। मानचित्र द्वारा पृथ्वी का पूर्ण क्षेत्र एक ही दृष्टि में देख सकते हैं, जबकि भूगोलक द्वारा पृथ्वी का एक ही हिस्सा एक समय में देख सकते हैं। बच्चों, मानचित्र का उपयोग विशिष्ट प्रदेश जैसे देश, राज्य आदि के विस्तृत अध्ययन के लिए करते हैं। भूगोलक पर संपूर्ण विश्व दिखाई देने के कारण उस पर छोटे प्रदेशों की विस्तृत जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, किंतु इसके विपरीत मानचित्र द्वारा विश्व का अध्ययन करना आसान हो जाता है। उसी प्रकार किसी देश का उनके राज्यों, जिलों तथा गांवों का मानचित्र बनाया जा सकता है। मानचित्र में जैसे राजकीय विभाग दिखाया जा सकता है, वैसे ही प्राकृतिक विभाग भी दिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, किनारपट्टी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश आदि मानचित्र में आसानी से दिखाया जा सकता है। देश में स्थित नदियों का मानचित्र भी बनाया जाता है। उसी प्रकार देश में फैले रेलवे मार्ग को भी मानचित्र द्वारा दिखाया जाता है। बच्चों, मानचित्र के माध्यम से देश में खनिज उत्पादक वाले प्रदेश, विशिष्ट फसल उत्पादन करने वाले प्रदेश कौन से हैं, यह मानचित्र में आसानी से दर्शाया जाता है। अर्थात संपूर्ण प्रदेश अथवा देश का विस्तृत अध्ययन करना हो तो भूगोलक की अपेक्षा मानचित्र का अध्ययन करना ज़्यादा सुलभ होता है। अब हम यह समझेंगे कि मानचित्र और भूगोलक में क्या अंतर है। तो नंबर 1, मानचित्र द्विआयामी होते हैं तथा पृथ्वी का गोलक त्रिआयामी होता है, जिसे हम भूगोलक कहते हैं। द्विआयामी वस्तु किसे कहते हैं, हम इसे जानेंगे। द्विआयामी वस्तु अर्थात जिस वस्तु में लंबाई और चौड़ाई होती है, उसे हम द्विआयामी वस्तु कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई मिलकर उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है। उस क्षेत्रफल के माध्यम से हम उस पूरे विस्तृत क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम जानेंगे कि त्रिआयामी वस्तु किसे कहते हैं। जिस वस्तु में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ऐसी वस्तुओं को हम त्रिआयामी वस्तुएं कहते हैं। इन त्रिआयाम अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के माध्यम से हम उस वस्तु के आयतन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, आजकल आप लोगों ने देखा होगा 3D फिल्में दिखाई जाती हैं। 3D फिल्में क्या होती हैं? यही होती हैं जिसमें उस वस्तु की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और उसमें ऊंचाई भी दी होती है, तो हमें ऐसे प्रतीत होता है कि वह वस्तु हमारे सामने है। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मानचित्र की सहायता से हम संसार का तथा सीमित प्रदेश का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, किंतु भूगोलक चाहे कितना भी छोटा हो अथवा बड़ा हो, तब भी वह संपूर्ण पृथ्वी की प्रातिनिधिक प्रतिकृति ही होता है। उसके माध्यम से हम पृथ्वी के किसी भी छोटे क्षेत्र का अध्ययन आसानी से नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें मानचित्र का ही उपयोग करना पड़ता है। भूगोलक की सहायता से विस्तृत क्षेत्र अर्थात हम महाद्वीप तथा महासागरों का अध्ययन आसानी से कर पाते हैं। बच्चों, हम जानेंगे कि द्विआयामी वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई जैसा पृष्ठभाग होता है। जैसे कागज, जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, श्यामपट्ट, मेज, जमीन का टुकड़ा, जिसमें लंबाई चौड़ाई के आधार पर ही हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ये हुई द्विआयामी वस्तुएं। त्रिआयामी वस्तुएं कौन सी होती हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है? जैसे डस्टर, डिब्बा, प्याला, लोटा, पर्वत, चंद्रमा। यह हम देखेंगे तो इसमें हमें उभारदार चीज़ें दिखाई देती है, अर्थात उसमें
ऊंचाई का समावेश होता है, इसीलिए इन वस्तुओं को हम त्रिआयामी वस्तुएं कहते हैं। ऐसे हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो द्विआयामी और त्रिआयामी होती हैं। बच्चों, विद्यालय में आप कभी भौगोलिक सैर गए होंगे। भौगोलिक सैर उसे भू पर्यटन भी कहते हैं। भौगोलिक पर्यटन के हमारे जीवन में क्या लाभ होते हैं, इसका क्या महत्व है, इसे हम जानेंगे। भौगोलिक सैर अर्थात भू पर्यटन ये क्या है? भू पर्यटन यह भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इस शाखा में पर्यटन से संबंधित तत्वों का अध्ययन भौगोलिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसी विशिष्ट स्थान, वहाँ के निवासियों की संस्कृति, परंपरा, जलवायु, वहाँ का पर्यावरण, भूभाग इत्यादि का ज्ञान हमें भू पर्यटन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। भू पर्यटन के बच्चों अनेक लाभ हैं। किसी स्थल का साक्षात्कार होने से उससे संबंधित जानकारी हमें प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। इससे पर्यटन तथा वहाँ के लोगों का अनेक प्रकार से ज्ञान वृद्धिगत होता है। आपस में व्यापारिक तथा सामाजिक संबंधों का विकास होता है। भू पर्यटन परस्पर एक दूसरे को सूचना, ज्ञान, संस्कार और परंपराओं के आदान प्रदान में सहायक होता है। बच्चों, विद्यालयों में भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए हमें नक्षत्रालय, डाकघर, बस स्थानक, मॉल, पहाड़, समुद्री तट, लघु उद्योग केंद्र आदि स्थानों पर जाना चाहिए। इन स्थानों पर जाने के लिए हमें शिक्षकों की भी सहायता लेनी चाहिए। इन स्थानों पर पाई जाने वाली विभिन्न बातों अथवा घटकों की जानकारी हमें इकट्ठा करनी चाहिए, जैसे कि वह स्थल कहाँ है, अर्थात किस राज्य में है, किस जिले में है, गांव का नाम क्या है, उस क्षेत्र का नाम क्या है, वहाँ पहुँचने के क्या मार्ग हैं, साधन क्या हैं, सड़कें हैं, रेल मार्ग हैं या कच्ची सड़कें हैं, भौगोलिक वातावरण वहाँ का कैसा है, वहाँ की बोली भाषा क्या है, भूस्थल किस प्रकार का है, समतल है, पठारी है, पर्वतीय है, किस प्रकार का है। बच्चों, आप लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि अर्था नामक भूगोलक संसार का सबसे बड़ा घूमता भूगोलक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मेन राज्य में यारमाउथ म्यूजियम में पृथ्वी की यह एक महाकाव्य प्रतिकृति रखी गई है। इस भूगोलक के परिभ्रमण और परिक्रमण की गति पृथ्वी की गति के अनुसार रखी गई है। इस भूगोलक का वजन लगभग 25 किलोग्राम और इसका व्यास लगभग 4 फीट का है। इस प्रकार आज हमने मानचित्र तथा भूगोलक में क्या अंतर है, इस बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।